आप लोगों ने खबर तो पढ़ ही ली होगी और वो वीडियो भी देख लिया होगा जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई। और आप देखते हैं कि जेलेंस्की ट्रंप बहस पर क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ, इसके पीछे की रणनीति क्या है ये भी कहा जा रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ जिस तरह से ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने बहस हुई है, उसे हर लिहाज से यूक्रेन रूस की जंग खत्म कराने की दिशा में झटके के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस को भी जेलेंस्की से तीखी बहस हुई है। पूरे मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा कि जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। रूबियो ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कई अहम समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया और आप जेलेंस्की इतनी आक्रामकता के साथ बात करेंगे तो कौन आपसे बात करेगा। जेलेंस्की शांति समझौते की बात करते हैं लेकिन शायद चाहते नहीं है, और लेकिन जेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि माफी मांगने की जरूरत है। मैं राष्ट्रपति और अमेरिकी लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि हमें ईमानदारी और अपने विचारों को लेकर बहुत खुला होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। लोकतंत्र स्वतंत्र मीडिया का आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजों पर मीडिया से अलग बात करनी चाहिए। ट्रंप और वांस ने जेलेंस्की से कहा कि इतनी मदद के बावजूद जेलेंस्की आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए बहस के दौरान किसने क्या कहा। तो ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, आप खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में ला दिया है, आपके पास अभी दांव लगाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप बहस नहीं कर सकते। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि मैं कोई कार्ड नहीं खेल रहा हूं। इस पर ट्रंप ने ऊंची आवाज में कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं। इस बीच जेडी वांस ने कहा कि आप के देश की जो तबाही हो रही है उसे खत्म करने के लिए जिस तरह की डिप्लोमेसी जारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की मेरा मानना है कि आप ओवल ऑफिस आकर मीडिया के सामने जिस तरीके से बहस कर रहे हैं वह अपमान करने की तरह है। यूक्रेन इस जंग में मैन पावर की समस्या से भी जूझ रहा है। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि आप कभी यूक्रेन आए हैं, एक बार आइए तब पता चलेगा कि हम किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस पर वांस ने कहा कि मैंने स्टोरी देखी और मुझे पता है कि आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर ले जाते हैं। आपके पास सेना में भर्ती होने के लिए लोग नहीं है। आप ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी प्रशासन पर हमला कर रहे हैं जो युद्ध रोकने की कोशिश में लगा है। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में हर किसी को दिक्कत से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं कि लेकिन भविष्य में होगा। इस पर ट्रंप ने कहा, आप हमें नहीं बताएं कि क्या एहसास होगा और क्या नहीं। और इस बीच जेलेंस्की ने वांस से कहा कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो ट्रंप ने बीच में ही टोका, कहा नहीं, वांस ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं। सीएनएन से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल ने इसका विरोध किया और कहा कि वे बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। तयशुदा संयुक्त प्रेस वार्ता भी रद्द कर दी गई। जेलेंस्की अमेरिका से खनिज संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक एसयूवी से चले गए। अब जेलेंस्की के पास क्या विकल्प है। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी मेहमान पर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतना हमलावर नहीं हुआ था जैसा कि ट्रंप का गुस्सा जेलेंस्की पर फूट पड़ा। ट्रंप ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ देने की भी धमकी दे दी। और अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद जेलेंस्की कहां जाएंगे, क्या करेंगे। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क सीएनएन के चीफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डेंट निक फैटन वॉल्स ने लिखा है कि जेलेंस्की ने अपने कार्यकाल के शायद सबसे निर्णायक पल का सामना कर लिया है। उन्हें अब या तो इस विवाद को जादी तरीके से खत्म करना होगा या फिर अमेरिका के बिना किसी तरह से गुजारा करना होगा, या फिर सबसे आसान और अंतिम विकल्प होगा वह अपने पद से इस्तीफा दे दें और इसके बाद किसी और को इसे सुलझाने का मौका दें। हालांकि जेलेंस्की का सत्ता से हटना रूस के पक्ष में जाएगा और युद्ध के बीच में जेलेंस्की के इस्तीफे से मोर्चे पर भी संकट खड़ा होगा। युद्ध के समय में यूक्रेन में राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया भी बहुत जटिल होगी क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना कठिन होगा। पूरे मामले पर रूस में भी काफी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन विशेष दूत किरिल देमित्रियोव ने जेलेंस्की और ट्रंप की बहस के वीडियो क्लिप पर लिखा ऐतिहासिक। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने हेडलाइन दी, जेलेंस्की ने वार्ता में बाधा डाली, बहस की और प्रेस के सामने आक्रामक रूप दिखाए। और एक रूसी सरकारी मीडिया आउटलेट RIA नोवोस्टी की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की सनक से यूक्रेन की संसद भी हैरान है। डिलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान ने एक वीडियो पोस्ट कर जेलेंस्की के रूप की आलोचना की। मुक्तदर खान ने कहा कि मैं आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हूं, जेलेंस्की इतने अहंकार के साथ कैसे बात कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी मदद को अपने अधिकार मान लिया है।
जेलसिंकी अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भाषण दे रहे थे। मुझे लगता है कि जेलसिंकी ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि अमेरिका के लोगों को की सहानुभूति जीत सके। क्या आक्रामक थे जेलसिंकी? प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा कि मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता जिस तरह से वह अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से बात कर रहे थे। आप इस तरह से उस देश से बात कर रहे हैं जिस पर आपका वजूद टिका है। अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन एक हफ्ते भी रूस से जंग नहीं लड़ सकता। अमेरिका यूक्रेन के साथ 2014 से ही है। अमेरिका तब से यूक्रेन को हर तरह की मदद दे रहा है। मेरे लिए तो यह पूरी तरह से हैरान करने वाला था। बात केवल जेलसिंकी की नहीं है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में पहले मेहमान थे। ट्रंप के ने इनके साथ वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन इसके बाद वो चाहे जॉर्डन के किंग हो या भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केरर स्टारमर हो, सबके साथ ट्रंप ने बहुत सख्ती से बात की है, लेकिन सबने स्थिति को नाजुक होने से बचाया। लेकिन जेलसिंकी ऐसा नहीं कर पाए। जेलसिंकी ने बहस के बाद ट्रंप से ट्रूथ सोशल मीडिया लिखा और जेलसिंकी उस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं और जिसमें अमेरिका शामिल है। उन्हें लगता है कि अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन हम फायदा नहीं शांति चाहते हैं। जेलसिंकी ने अमेरिका का अनादर किया है। अब उन्हें लगे कि शांति के लिए तैयार है तब यहाँ आ सकते हैं। और ट्रंप की इस टिप्पणी पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा, इसके बाद जेलसिंकी के पास क्या विकल्प बचता है? या तो उन्हें व्हाइट हाउस फिर से जाकर ट्रंप की कही हर बात मान लेनी चाहिए या वापस यूक्रेन जाकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनका कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो गया। मुझे जेलसिंकी के लिए बाकी दुख हो रहा है, लेकिन युद्ध के समय के राष्ट्रपति को अंदाजा होना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है और पश्चिम बाहर के ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार पहले ही चेताते रहे कि ऐसा ही होगा। अगर जेलसिंकी पुतिन के साथ समझौता कर ले तो इससे कम अपमानजनक होता। थिंक टैंक ब्रोकेंस इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने ट्रंप और जेलसिंकी की बहस से जोड़ते हुए 1962 भारत चीन जंग के बीच सोवियत संघ नेता निकिता ख्रुश्चेव की रूस की नेहरू की उस सलाह का हवाला दिया जिसमें ख्रुश्चेव ने नेहरू से कहा था भावनात्मक उफान से बाहर निकलकर चीन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। तन्वी मदान ने लिखा है कि नेहरू को पता था कि उनके जवाब से सोवियत संघ नाराज हो सकता है, इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ट्रंप पर जेलसिंकी को लेकर सख्त क्यों है? अगस्त 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज हार्वर्ड बुकर बुश थे। तब बुश ने कहा था इस तरह की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को कुवैत भेज दिया था। बुश के इसी फैसले को साझा करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार नाइल फर्गुसन ने यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के रुख को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, भविष्य में इतिहास के स्टूडेंट पूछेंगे कि एक संप्रभु देश एक तानाशाह के हमले को एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने बुश वाली प्रतिक्रिया क्यों छोड़ दी। नाराज फर्गुसन का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजना चाहिए ताकि रूस को युद्ध के मैदान में मात दी जा सके। नाइल फर्गुसन को जवाब देते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेन वांस ने कहा, यह नैतिक कचरा है जो वैश्विक स्तर के बुद्धिजीवियों के लिए अलंकारिक करेंसी की तरह है। दरअसल उनके पास कहने के लिए कुछ और भी नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं राष्ट्रपति ट्रंप 2 आसान तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क है, अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस की जंग शुरू नहीं होती। दूसरी बात है कि ना तो यूरोप, ना बाइडन प्रशासन, ना यूक्रेन इस जंग को जीत पाते। ये दोनों बातें 3 साल पहले भी सच थी, 2 साल पहले भी सच थी और पिछले साल भी सच थी, आज भी सच है। वांस ने कहा कि यूक्रेन के लिए नाइल के पास क्या प्लान है? क्या एक और मदद पैकेज? क्या आपको जमीनी हकीकत पता है? रूस ने कैसे बढ़त हासिल कर ली? क्या यूरोप लड़ने की हालत में है? आपके जॉर्ज H.W. बुश के उद्धरण का उल्लेख किया है जो अलग समय और दूसरे युद्ध का है। ऐसे लोग आखिरकार अप्रासंगिक इतिहास का ही सहारा लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप सच्चाई के आधार पर चीजों को देख रहे हैं और मैं आपको यहाँ कुछ तथ्य बता रहा हूँ। यूक्रेन को युद्ध में हासिल क्या हुआ है? वांस ने कहा कि पहली बात यह है कि यूरोप के हमारे सहयोगी अमेरिका की उदारता से मिलने वाली फंड पर निर्भर रहे हैं और इस देशों की घरेलू नीति खासकर माइग्रेशन के मामले में ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों की संवेदनशीलता के खिलाफ होती है। इसके बावजूद इन्हें लगातार रक्षा के मामले में अमेरिका पर निर्भर है। जेडी वांस ने इसी महीने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, यूरोप को खतरा रूस से नहीं बल्कि खुद से है। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में दुनिया के कई तरह से बदल चुकी है, लेकिन जंग का समाधान नहीं मिला। और जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन थे, युद्ध के 3 साल पूरे होने वाले थे तो डोनाल्ड ट्रंप आ चुके थे। ट्रंप अब युद्ध बंद कराने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत में यूक्रेन और रूस
को शामिल नहीं किया गया। इस बीच रूस ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसका नियंत्रण उसे वह नहीं छोड़ेगा। युद्ध बंद करने के लिए इस्तांबुल में रूस अमेरिका के अधिकारी मिलने जा रहे हैं। उससे पहले रूस ने एक लकीर खींच दी है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, जो इलाके रूसी फेडरेशन के विषय बन गए वे हमारे संविधान में शामिल हो गए। ये इलाके अब रूस के अविभाज्य अंग बन गए। इसे छोड़ने पर जो अब कोई बात नहीं हो सकती है। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तब उसने यूक्रेन के 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क और जपोरिजिया, खरसोन को खुद में मिलाने की घोषणा की थी। 2014 में रूस यूक्रेन के क्राइमिया पर भी कब्जा कर लिया था। चीन क्या रूस और अमेरिका की करीबी से परेशान है? तो दिमित्री पेस्कोव के बयान पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा, यूक्रेन की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार है और अगर कोई देश अपने संविधान का हवाला देता है तो इससे ज्यादा आश्वस्त और क्या हो सकता है। रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जपोरिजिया और खरसोन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण है। इसके बाद अलावा रूस ने उत्तर पूर्व में यूक्रेन के खार्किव के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पहले भी कह चुके उनकी सेना संसाधन की कमी से जूझ रही है, इसलिए अपने भूभाग को फिर से हासिल नहीं कर पा रही। जेलेंस्की ने कहा कि डिप्लोमेसी के जरिए भी भूभाग को हासिल किया जा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने 12 फरवरी को ब्रसल्स में आयोजित डिफेंस समिट में कहा था, आपकी तरह हम भी एक संप्रभु संपन्न यूक्रेन चाहते, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले यूक्रेन की जो सीमा थी उसे वापस करना हकीकत से परे है और इस अवास्तविक लक्ष्य के पीछे भागने से युद्ध तो लंबा खिंचेगा, भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। रूस ने मार्च 2014 में यूक्रेन की क्राइमिया को खुद में मिला लिया था। तब क्राइमिया में रूस समर्थक अलगाववादियों ने यूक्रेन के खिलाफ सशक्त विद्रोह कर दिया था। यूक्रेन अभी 20% भूभाग पर रूस का नियंत्रण है और इसमें मुख्य रूप से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके भी शामिल हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि सुरक्षा गारंटी हो और फिर से जंग शुरू ना हो। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की सदस्यता देने से कोई ठोस समाधान नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के व्हाइट हाउस जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने का आइडिया भूल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, नेटो ही शायद कारण है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति पुतिन के से आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं और संभव है कि यूक्रेन में जारी युद्ध करने के लिए कोई समझौता होगा। देखिए, नाटो की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। 4 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ट्रंप का यूक्रेन को लेकर ऐसा रुख क्यों है? कई लोग मानते हैं कि यूक्रेन के मामले में नरमी बरत ट्रंप चीन और रूस की जुगलबंदी को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं, एक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि ट्रंप चीन और रूस को अलग करना चाहता है। ऐसा होता है तो अमेरिका पूरी तरह से चीन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, क्योंकि इस समय आप देखते हैं कि अमेरिका और चाइना को झुकाव देखने को मिल रहा है ना, दोनों एक हो रहे हैं। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की एलेना डेवलिक नोवा ने मॉस्को टाइम्स में लिखा है कि यह एक भ्रम है कि यूक्रेन के मामले में रूस के प्रति नरमी दिखाने से चीन और रूस को अलग किया जा सकता है, लेकिन रूस का लक्ष्य यूक्रेन की सीमा तक ही सीमित नहीं है। अब रूस यूक्रेन से आगे यूरोप में बढ़ेगा। रूस ऊर्जा, ब्लैकमेल और प्रोपेगेंडा के जरिए यूरोप में दखल पहले ही दे चुका। यूजी थिंक टैंक चैटम हाउस में एशिया पैसिफिक प्रोग्राम में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। उन्होंने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में 28 फरवरी को लिखा था कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप के अचानक यूटर्न से चीन परेशान है। चीन को लग रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में तेजी से सुधार हो रहा है। अमेरिका और रूस के बीच थोड़ा सा भी भरोसा बढ़ता तो जिस तरह के घनिष्ठ संबंध रूस चीन के बीच है उसमें चीन असहज महसूस करेगा और चीन ने ट्रेड और राजनयिक स्तर पर रूस में काफी निवेश किया है। रूस चीन का बड़ा कारोबारी साझेदार है। चीन को रूस से कई मामलों में फायदा भी मिल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।